Hello students, I'm Dr. Rajneesh Kumar, working as an associate professor in Noida Institute of Engineering and Technology, Pharmacy Institute. So, I'm coming with a new lecture which in which we will discuss about the Bachmann reagents. So, this reaction is a part of unit 5th of your syllabus of pharmaceutical organic chemistry 3rd. So, subject code is BP401T. Okay. So, in the previous lecture we have discussed Bitz reduction and Deakin reduction. Okay. Before that we have also discussed about Wolff-Kishner reaction, we have discussed about Clemmensen reduction, and we have also discussed about the reduction by use of metal hydrides reagents. Okay. For example, sodium borohydrides and the lithium aluminum hydride. Okay. So, in continuation with those lectures, now I am here with again very important reaction, that is Bachmann rearrangement reaction. Okay. So, what is actually we are going to study or you can say what is Bachmann rearrangements. So, अगर एक लाइन में याद रखना होगा Bachmann rearrangements को, तो हम याद रखेंगे कि Bachmann rearrangements में हम कीटोएंजाइम्स को एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में चेंज करते हैं. ओके. क्या करते हैं? कीटोएंजाइम्स को एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में चेंज करते हैं. अब कीटोएंजाइम्स क्या चीज़ होती हैं एक्चुअली? तो कीटोएंजाइम्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं. ओके. हाँ, कैसे करते हैं हम देखेंगे. जस्ट फॉर द स्टार्टिंग कि आपको आगे से आसानी रहे इसको याद रखने में. तो एक्चुअली 2 स्टेप में रिएक्शन होती है. पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? कीटोन लेते हैं. कीटोन की रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ. तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमको मिलता है कीटोऑक्साइम. जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करेंगे तो हमको एल्डोऑक्साइम्स मिलेगा. ओके. तो जब हम कीटोऑक्साइम्स की रिएक्शन से एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन बनाते हैं, ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बैकमैन रिअरेंजमेंट्स. ओके. अच्छा, रिअरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? तो हमें पता है रिअरेंजमेंट का मतलब होता है कि इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरमोलिकुलर किसी एक ग्रुप का, किसी एक फंक्शनल ग्रुप का या फिर एटम का एक पर्टिकुलर जगह से माइग्रेट करके किसी उसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरे एटम के पास चले जाने को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है? इसमें माइग्रेशन ऑफ ग्रुप होता है. कहाँ से? एक कार्बन से, और कहाँ पर जाता है? नाइट्रोजन के पास जाता है. ओके. सो कार्बन से माइग्रेशन होना किसी ग्रुप का कहाँ पर? नाइट्रोजन के ऊपर. ओके. तो 2 पॉइंट याद रखने को हो गया इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन. क्या? कीटोएंजाइम से हम एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना रहे हैं. दूसरा पॉइंट, इसमें माइग्रेशन ऑफ ग्रुप होता है कहाँ से? कार्बन से नाइट्रोजन के ऊपर. और नाइट्रोजन कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होगी. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं बैकमैन रिअरेंजमेंट्स. ओके. सो एज यू कैन read out on the slide that Bachmann rearrangements named after the German chemist Ernst Otto Bachmann, okay, is a rearrangement of in ketoenzymes, as I told you, ketoenzyme functional groups to n substituted amide. Okay. The rearrangement has also been successfully performed on haloamines and nitrones. So, again the same reaction conditions and the same mechanism can also be used to perform the rearrangements in haloamines and nitrones. Okay. And the third important point, that in Bachmann rearrangements the cyclic oximes. Okay. जब cyclic oximes and haloamines का Bachmann rearrangements किया जाता है तो हमको लैक्टम मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं. ओके. कैसे एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे? नायलॉन बनाने में, नायलॉन आप जानते हैं पॉलीमर होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका. नायलॉन बनाने में इस पर्टिकुलर पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जहाँ पर हम कैप्रोलैक्टम बनाते हैं. और कैप्रोलैक्टम क्या होता है? मोनोमर होता है नायलॉन का. ठीक है. सो वहाँ पर हम साइक्लिक ऑक्सीम्स का यूज करेंगे और हम लैक्टम बनाएंगे. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया. किसने बताया? ये बैकमैन रिअरेंजमेंट जो है बैकमैन ने दिया. ओके. जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे. नंबर 2 पॉइंट्स, कीटोएंजाइम्स जो है वो चेंज हो रही हैं किसमें? एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में. नंबर 3 पॉइंट्स, द सेम rearrangements can be taken place in haloamines and nitrones also.
Number 4 points, when the Bachmann rearrangements occur in cyclic oximes, okay, and haloimines, they yields lactam. Okay. Now, the next important point, how it is happening, okay, what will be the reagent. So, please note down that the Bachmann rearrangement is often catalyzed by acid. Okay. जनरली एसिड्स एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग. अगर हमको प्योर एसिड नहीं मिल रहा, सपोज करो H2SO4, देन वी कैन ऑल्सो यूज सम अदर एसिडिक रिएजेंट्स. फॉर एग्जाम्पल टोसाइल क्लोराइड्स, थायोनाइल क्लोराइड्स, phosphorus pentachlorides, phosphorus pentoxides, triethylamine, sodium hydroxides, these are all base. Okay. Sodium hydroxide, trimethyl iodide. Okay. So, these are the other reagents which can also be used. Tosyl chloride, thionyl chloride, phosphorus pentachloride, phosphorus pentoxides, these are all the examples of acidic reagents, while sodium hydroxide, this is the example of base. So, I mean to say that particularly this reaction needs acidic catalyst, but in the presence of some other reagents, it can also be possible that Bachmann rearrangements is taking place. Okay. Now, one important thing or one important point you should note that we are talking about Bachmann rearrangement, we are not talking about Bachmann fragmentation. Bachmann fragmentation is different procedure. Bachmann fragmentation is different procedure or reaction than Bachmann rearrangements. Okay. But in many process Bachmann rearrangements and Bachmann fragmentation compete. एक दूसरे के साथ ये दौड़ लगाते हैं कि कौन पहले होगा. तो हमको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि Bachmann fragmentation और Bachmann rearrangements अलग अलग रिएक्शंस हैं. Although specific promoting reagents and solvent can favor one over the other. Okay. So, अक्सर both Bachmann fragmentation and Bachmann rearrangements can compete with each other. We can selectively go for one by using specific reagents and solvent. Okay. तो कैसे होगा हम देखेंगे. Then acid catalytic solution. Okay. The acid catalytic solution which is used to catalyze the Bachmann rearrangement is known as Bachmann solution. Okay. तो सॉरी Bachmann rearrangements के लिए जो हम एसिड कैटालिटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं उसी को हम Bachmann solution बोलते हैं. एंड व्हाट इट इज एक्चुअली it is it consists of acetic acid, hydrochloric acid and acetic anhydride. Okay. Apart from this reagents or this Bachmann solution, we will also use sulfuric acid. Okay. So, important point you can note it down that Bachmann fragmentation and Bachmann rearrangements are two different reaction. Both reaction can be taken place with the same substrate, but we can go selectively for one of the reaction by using specific reagents and catalyst. Number 1 point. Number 2, the acidic catalytic solution which we are using in Bachmann rearrangement reaction is known as Bachmann solution, okay, which is what? It is a mixture of acetic acid, hydrochloric acid and acetic anhydride. Okay, so most probably it will be used. Apart from this Bachmann solution, we can also use sulfuric acid, very commonly used. So, most of the time we will use sulfuric acid. Okay. Now, what is happening in this reaction and how it is looks like. So, you can see, as I told you, the Bachmann reaction is this, okay, where oxime is converted into the N-substituted amide. Okay. You can see acidic catalyst is there, we have to provide some heat also for the completion of reaction. And how this oxime is produced? This oxime is produced by the reaction of hydroxylamine. What is it? Hydroxylamine, okay,
with ketone. If hydroxylamine means two types like this. If we are using ketone, okay, then like this. So, what is happening actually? One water molecule will be removed and this carbon is directly attached to this NH. Sorry. Hydroxylamine. So, when we are using aldehyde, we are getting aldol oxime. Okay. When we are using ketone like this, again you can see over there one molecule of water will be removed and we are getting a molecule which is known as okay. So, this is how oxime will be produced from aldehyde and ketone. If we are using aldehyde, this aldehyde is reacting with the hydroxylamine, okay, and one mole of water will be removed. Like how the oxygen of the carbonyl groups and two hydrogen present on the nitrogen will be removed as a water molecules and we are getting aldoxan. Okay. This molecule is known as aldoximes. When we are using ketone as a carbonyl compounds, the same reaction mechanism will be followed. The carbonyl oxygen along with two hydrogen on the nitrogen of hydroxylamine get removed as a water molecule and the molecule which we are getting is known as ketoaximes. Okay. So, those ketoaximes when reacting with acid catalyst in the presence of heat, we are getting N substituted amide. N substituted amides, you know the formula of amide. Amide means CONH. ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं एमाइड है. ओके. CO and like this. R may be anything. It might be alkyl group, it might be hydrogen. So, here you can see CONH is there. Okay. So, amide is there and when substitution is taking place on the nitrogen, then it is known as N substituted amide. Okay. Here as an example you can see we are taking cyclohexanone, it is a ketone. When ketone is reacting with the hydroxylamine, we are getting cyclohexanoxime. It is again an example of the ketoaximes. When this ketoaximes is reacting with the H2SO4, which is acidic reagents, we are getting caprolactam. Okay. So, you can see over there caprolactam. In the starting of the lecture, I have told you that it is a very important molecule caprolactam, because it is a monomer of the nylon. Okay. So, by this when polymerization occur, it we will see in the application part. Okay. So, we are getting nylon, okay, but it is a very important polymer. So, very important reaction. Okay. The one thing I want to tell you that for example, if I am taking this molecule CO and
Okay. Now, acid is there. What will be the product? What will be the product? So, you know that the CO group is now removed. How? We will see. The product will be like uh, the product will be like N this the product will be like this NHCOCH3. Okay. Sorry. Like this. Okay. So, this is the example of oxygen. When this oxygen is reacting with acid, what will be the product? The product will be like this. So, one point I want to tell you, the substituents present on the carbon, double bond carbon, which is anti to the oxygen, will be migrated towards the nitrogen. How it is happening, we will see in the next slide. Okay. So, yeah, here is the mechanism. So, this is the example of oxygen. Okay. H plus is coming from the acidic reagent. So, in the first step, what is happening actually, you can see there. This hydrogen is added towards the hydroxyl group of the oxygen. Okay. It is coming from the acidic reagents. You can note it down. It is coming from the acid. एसिड ने H प्लस दिया और ये H प्लस कहाँ गया, ये इस OH पे गया. ओके. जब इस OH ने इस H प्लस को लिया एंड हाउ इट विल बी टेकन बाय यूटिलाइजिंग द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं इनको यूटिलाइज करके इस H प्लस को लिया जाएगा. बट एज द लोन पेयर विल बी यूटिलाइज ऑफ द ऑक्सीजन, देन दैट ऑक्सीजन बिकम पॉजिटिव चार्ज. ओके. तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर. और हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है एंड एवरीवन वांट टू बी स्टेबल. ओके. सो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, मीन्स ये बॉन्ड टूट जाएगा. ओके. दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड the stable water molecule will be removed. At the same time, migration occur. Migration of what? This alkyl group will be migrated towards this nitrogen and this ball will be broken and you can see we are getting nitrinium ion. Okay. This is in resonance with the carbocation. You note that when this electrons will be moved towards nitrogen, again the positive charge on the nitrogen will be neutralized, but at the same time this carbon become positive charge. When this carbon become positive charge, we know that a water molecule is there in the reaction mixture, that water molecule will again coming towards this positive charge carbon atom. Okay. A bond will be formed by utilizing the lone pair of the oxygen. This oxygen is again become positively charged. Okay. And in the last, this bond will be broken, means the hydrogen will be removed after taking its electrons towards the oxygen. So, इस स्टेप में यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है, उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन था इट विल अगेन गेट न्यूट्रलाइज. सो एक H प्लस निकल रहा है एंड यू कैन सी जो यहाँ पर OH2 ग्रुप था विद पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हम देख पा रहे हैं कि ये इनॉल फॉर्म में चेंज हो गया है. ओके. इट इज कन्वर्टेड टू इनॉल फॉर्म. ओके. एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स कीटो फॉर्म. ये ओके मीन्स दिस हाइड्रोजन इज कैन बी माइग्रेटेड फ्रॉम दिस ऑक्सीजन टू दिस nitrogen. So, I mean to say that
the product will always show tautomerism. Okay. The overall step you can write down as, in the first step protonation occurring, where when the acid is giving a protons. Okay. In the first step, जब acid ने एक H plus दिया towards the hydroxyl group of the oxime. In the next step, alkyl migration and dehydration both are taking place simultaneously. Okay. जब एक वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला और हमने एल्काइल ग्रुप, जो कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप था, उसको हमने नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर दिया. ओके. ये दूसरे स्टेप में हुआ. तीसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन आयन हुआ और हाइड्रेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जहाँ पे दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल आया था और सॉल्वोलिसिस हो गई. इन द नेक्स्ट प्रोसेस वी नो दैट अगेन वहाँ पर OH2 मॉलिक्यूल जब हमने हाइड्रेशन किया था तो H2O जाके लग गया था उसके, और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए गए थे, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया था. तो अगले स्टेप में हमने क्या किया था, 1H प्लस निकाल दिया था, मीन्स डीप्रोटोनेशन कर दिया था. ओके. और जिससे हमको इनॉल फॉर्म मिली थी, एंड दैट इनॉल फॉर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द कीटो फॉर्म. सो टॉटोमराइजेशन इज आल्सो टेकिंग प्लेस. ओके. in the last step. Again I am reminding you about the reaction mechanism. एक बार दोबारा देखते हैं. तो हमने क्या लिया, हमने लिया ऑक्सिम, और ये ऑक्सिम कहाँ से आया एक्चुअली, ये ऑक्सिम आया ऐसे. कीटोन ने जब रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो हमको मिला कीटो ऑक्सिम्स. ओके. तो कीटो ऑक्सिम मिल गया. कीटो ऑक्सिम्स ने पहले स्टेप में एसिडिक रिएजेंट्स के द्वारा दिए हुए H प्लस को लिया, मीन्स प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन हुआ. ओके. प्रोटोनेशन हुआ. अगले स्टेप में दो चीज़ें हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं. प्रोटोनेशन की वजह से ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया था, बिकॉज यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया था. अगले स्टेप में डिहाइड्रेशन हो रहा है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, और क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप कहाँ से, इस कार्बन से इस नाइट्रोजन के ऊपर हो रहा है. तो दो स्टेप यहाँ पे, दो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं. ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज को, नाइट्रोजन को सही करने के लिए हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लेके आए यहाँ से. ओके. और इसको हमने नाइट्रोजन के ऊपर मूव करा दिया. सो वी आर गेटिंग नाइट्रोनियम आयन. दैट आयन इज नाउ in resonance with the carbocation which will be formed by moving those electrons towards the nitrogen. When the carbocation form, एक वाटर मॉल मीन्स हाइड्रेशन हम करेंगे, दोबारा सॉल्वोलिसिस करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे जाके अटैक करेगा. वी आर अगेन गेटेड ए मॉलिक्यूल इन विच ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज. अगले स्टेप में हम फिर से डिप्रोटोनेशन किया, एक H निकाला यहाँ से, एंड वी आर गेटिंग enol form of our product which is in equilibrium with the keto form, and this molecule is known as N substituted amide. Okay. So very important reaction. Now I am coming to the synthetic application of the Beckmann reagents. Okay. So one most important application, you can see that an industrial synthesis of paracetamol involves the conversion of methyl ketone to an acetanilide via Beckmann rearrangement. So here you can see what is happening. We are this is the reaction of paracetamol actually, in which we are starting with the phenol. Okay. So acylation we are doing with the help of acetic anhydride in presence of Lewis acid. Okay. And we are getting a ketone. Here we are getting a ketone. When this ketone reacted with hydroxylamine, we are getting ketoxime. Okay. So the main step which we can call Beckmann rearrangement reaction is taking place in this step to form paracetamol from this ketoxime. Okay. It is happening in the presence of trifluoroacetic acid. Okay. And any other acidic reagent, for example SOCl3. We can also use Amberlist 15 as a catalyst. The next important you can say application of the Beckmann rearrangement is the formation of
ketamine. Ketamine can also be present in the same reaction manner. The other application of the Bachmann rearrangements includes conversion of acetophenone oxime to the acetanilide. We can also convert other enzymes into the N-methyl acetanilide. Okay. So, acetoxime, this is acetoxames. So, acetoxames can also be converted into N-methyl acetanilide, very important molecule in synthetic chemistry. Then benzophenone can also be converted into benzanilide by converting it first in oxime, means benzophenone oximes, then that benzophenone oxime can be converted to benzanilide, which is again very important molecule in the synthetic chemistry. The next important, very important, you can note it down. Okay. As I told you that caprolactam is very important, okay, in the starting of the presentation. So, the archetypical Bachmann rearrangements is the conversion of cyclohexanone to caprolactam via the oxime. So, what we will do? We will taking cyclohexanone, okay, when it will react with the hydroxylamine, we are getting oxime. That oxime is converted into the caprolactam, which is a 6-member cyclic ring having nitrogen as well as ketone group, okay, and that caprolactam is the feedstock in the production of nylon 6. So, when polymerization occurring, that caprolactam monomer is converted into the nylon 6, very important polymer. The Bachmann rearrangements is also used in the synthesis of benzapril, C4, elengipine, 17-azaprogesterone, elentrine, then prazipine, imprazipine and etazipine. So, these are important medicinal compounds which can be formed by following the Bachmann reagents on different substrate. So, students, with this I am ending this lecture. Thank you so much. I hope that you have understood Bachmann rearrangements in a good manner. Thank you so much.